हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। दिस इज कौशल। आई नो वीडियोस थोड़ी कम आ पा रही होंगी क्योंकि थोड़ा सा अभी मुझे पर्सनल थोड़ा काम है। ठीक है, वीडियो जल्दी ही एक वीक में कम से कम 2 या 3 वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 1, ठीक है ना, रियल नंबर्स। आज इसको हम पढ़ाएंगे, आप इसी पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इस चैनल पर केवल टाइम टेबल कैसे बनाएं या फिर मैनेजमेंट कैसे करें, यही टॉपिक सब नहीं रहेगा। ठीक है, स्ट्रेटजी तो बताया ही जाएगा आपको, साथ साथ में आपको जो टॉपिक हमें लगेगा इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज़ें हमें लगेगा जरूरी है आपके लिए, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे इसको मतलब पढ़ते भी नहीं है ना, सोचते इसमें क्या रखा है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। ठीक है, अभी धीरे धीरे पता चलेगा। जब स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा इसमें क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना, एकदम मतलब ये 6, 7, 8 वाला पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, आप विश्वास करना कि इसी में से मैं क्लास 11th 12th के बच्चों को इसमें क्वेश्चन पूछा हूँ जो नहीं बता पाए हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो आगे चल करके आपके साथ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, और वीडियो देखो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना लंबा हो, क्योंकि देखो ये ऐसा कोई इसमें समझा नहीं रहा हो, पूरे इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नंबर 1 के, ये सारे आपका इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये रियल नंबर्स क्या होता है, तो कुछ लोग कहते हैं सर 1, 2, 3, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो रियल नंबर्स होती है। कुछ लोग कहेंगे सर उसमें जीरो भी ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, या कुछ लोग कहेंगे सर ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं और जीरो जो है ये क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है ना, मतलब किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि रियल नंबर्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे देखिएगा, हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आपका जो पहला प्रकार है संख्याओं के प्रकार में वो है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स। अब देखो हम संख्या और अंक की बात नहीं कर रहे हैं। अंक आपको पता है 0 से लेकर 9 तक की 10 अंक होते हैं। ठीक है, और संख्या मतलब कि 2 या 2 से अधिक अगर अंकों को साथ में लिखते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, संख्या हो जाता है। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ रहे हैं संख्याओं के प्रकार। ठीक है, जब हम इसको जान लेंगे तभी आप समझ पाओगे कि वास्तविक संख्या एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जैसे गिनती की संख्याएं जो होती हैं, ठीक ना, मतलब जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं वही क्या कहलाएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक ना, जैसे आपका 1, 2, 3, 4, मतलब कोई अगर कोई चीज़ गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वही चीज़ें जो वह संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तव जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो आपका है पूर्ण संख्याएं। ठीक ना, सेकेंड जो आपका है इसमें वो है पूर्ण संख्याएं, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है ना, अब देखो होल नंबर्स को हम इसको जो है W से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को हम जो है N से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या क्या होंगी, मतलब ये जो प्राकृतिक संख्या है इसी में आप जीरो भी ऐड कर देना। ठीक है ना, मतलब जीरो भी इसी में अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है ना, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है ना, लेकिन क्या करें, गर्मी तो होगा ही। आप पढ़ना नहीं छोड़ सकते, हमें पढ़ाना तो है ही। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जैसे यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो। यहाँ पे जैसे आप लोग संख्या रेखा जरूर जानते होंगे, है ना। ये देखो इस तरह से होता है, यहाँ पे क्या है 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2, इधर से बढ़ता जाएगा, इधर वही -1, -2, -3, इधर क्या घटता जाएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या है, मतलब कि वह रेखा जिसमें संख्याएं प्रदर्शित हों। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो 1 से लेकर जो इधर वाली संख्याएं ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और अगर इसमें हम 0 भी ऐड कर देंगे, मतलब 0 से लेकर सभी संख्याएं ये क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर्स हो जाएंगे, मतलब कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो अब अगर हम संख्या रेखा पर देखें तो हमें अभी कौन सी संख्या दिख रही हैं, माइनस वाली संख्या अभी बची है। ठीक है, तो अब अगर हम माइनस वाली संख्याएं भी इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक ना, मतलब पूरी संख्याएं ले लें अगर हम, तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पूर्णांक, मतलब इसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, मतलब कि धनात्मक वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपका पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट। ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं माइनस, मतलब इधर जितनी भी संख्याएं माइनस वाली और इधर जितनी प्लस वाली संख्याएं साथ में जीरो, ये सभी क्या है, आपका पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, अब आपका जो अगला है वो है परिमेय संख्या।
ठीक है ना। वो क्या है आपका परिमेय संख्या, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक ना, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या देखिए क्या होता है, मतलब कि वह संख्या है ना जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं बट q इज नॉट इक्वल टू 0। अब p/q लिखो या a/b के रूप में लिखो, बस बटे के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ए नंबर विच इज रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, आप इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब जैसे कोई संख्या आप ले लें, अगर हम 2 देखें तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि 2 बटे हम 1 कर सकते हैं, कोई भी संख्या उसके बटे हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कहें 1/2 है ना, 3/2, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है। आप कहेंगे सर मतलब ये संख्या रेखा अगर हम देखें, देखो जो भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो सभी संख्या रेखा पर उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कोई भी संख्या आपको संख्या रेखा से बाहर नहीं मिलेगा। तो जैसे परिमेय संख्या अगर हम देखें, आप कहेंगे सर मतलब 2 तो इसमें है लेकिन 1/2 कहाँ है, ठीक है ना, और 3/2 कहाँ है। आप देखना यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आपका 1/2 मिल जाएगा, ठीक है, और 1 और 2 के बीच में आपका मिल जाएगा 3/2, ठीक है। तो मतलब बटे में बहुत सी संख्याएं हैं ना, जिसे हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट इसमें है वो आपका है अपरिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्याएं। ये आपका इसका इंग्लिश हो जाएगा इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। अब बताइए ये क्या होता है ना, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए वह संख्या है ना, या फिर कह सकते हैं कि वह प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल न प्राप्त हो, ठीक है ना। पहला इसका एक जो परिभाषा ही हो सकता है कि वह प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल न मिले, ठीक ना, वह क्या कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या। या फिर दूसरा जो सिंपल है, हम सिंपली कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में न लिख सके, ठीक है ना, मतलब वे संख्या है जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिंपल है। या फिर वे प्राकृतिक संख्याएं जिसका वर्गमूल न प्राप्त हो, ठीक है। अब जैसे देखना, जैसे √1 का क्या होगा वर्गमूल 1 मिलेगा, ठीक है ना, √2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा, ठीक है ना, √3 का वही होगा, √4 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो ये संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी, ठीक ना, जिनका वर्गमूल नहीं मिल रहा है वो संख्याएं क्या होंगी अपरिमेय संख्या, मतलब कि √2, √3, √5 डॉट डॉट। अब आप लोग कहोगे कि सर हमें तो जानना था वास्तविक संख्याएं क्या होता है, ठीक है ना, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, ठीक है ना, कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है ना, ये इसमें से आधा से ज़्यादा मुझे पता भी है, ठीक है। तो देखना आप वास्तविक संख्या क्या होता है मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखना एक चीज़ और देख लेना आप कि अपरिमेय संख्याएं अगर हम देखेंगे तो ये भी जो है संख्या रेखा पर हैं, आपको दिख भले नहीं रहा है, ठीक है। अभी देखना आप, जैसे √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41, है ना, और √3 का वैल्यू जो होता है 1.73। ऐसे ही हर एक रूट के वैल्यू होता है उसका कुछ ना कुछ मान होता है, ठीक है ना, और ये मान यहीं पे आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर 1.41 देखें तो ये 1/2 का मान कितना होता है 1.5 होता है, तो ये 1.41 शायद यहीं पे कहीं मिलेगा 1.41, ठीक है ना, इसका मतलब √2 का वैल्यू यहीं पे है, मतलब यहाँ पे है √2, √3 भी यहीं पे कहीं होगा 1.73, मतलब 2 से कम है तो यहीं पे कहीं होगा, ठीक है ना, √3 यहाँ पे कहीं होगा। तो मतलब जो भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या होंगी आपको संख्या रेखा पर मिलेंगी, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं भी इसी पर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, एक्चुअली में रियल नंबर्स क्या है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या, मतलब जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो वास्तविक संख्या मतलब जो भी अभी संख्याएं आप पढ़े हैं, ठीक है ना, मतलब जितनी भी संख्याएं आप संख्या रेखा पर देख रहे हैं या अभी जो भी संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, हर एक संख्या को हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या है ये, ठीक ना। ऐसा नहीं कि केवल प्राकृतिक संख्या ही वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक ये नहीं है, हर एक संख्या, मतलब आप इन सब में से एक एक रख सकते हो वास्तविक संख्या में, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या हो जाएगी। या फिर इसका एक परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं, अगर इसका परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर उपस्थित हुई सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी वास्तविक संख्या कहलाएंगी, मतलब संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं उपस्थित हैं वो क्या कहलाएंगी वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें संख्याएं रखना है तो आप कुछ भी रख दो, ठीक है ना, जैसे माइनस वाली संख्याएं रख दो, है ना, -3 और 0, 1, 2, 1/2 या फिर जो है √2, है ना,
√3 डट डट, ठीक है ना। मतलब सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं आप पढ़े हैं, है ना, या फिर जो संख्याएं आपका संख्या रेखा पर उपस्थित हैं, वह क्या कहलाएगा आपका, वो आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, ये आपका जो है इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक ना। मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चों को वो चैप्टर तो पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक ना, मतलब वो पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उनका हर सवाल उनको आता रहेगा, लेकिन जब उनको बेसिक्स चीज़ें हम पूछेंगे ना, जैसे भैया परिमेय संख्या क्या होता है या फिर अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो उनको यही डाउट में रहता है, ठीक ना, मतलब वो उनको यही नहीं बता पाएंगे, ठीक है। पूर्णांक नहीं बता पाते हैं बहुत बच्चे, ठीक है। आप लोग ये जो है एक बार फिर से देख लेना हो सके वीडियो को, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना और 1-2 बार इसको जरूर पढ़ना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जो दूसरा आपका टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या आप यही समझ लीजिए कि इसी पे समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर ये आपका चलता है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ठीक है। अब आपको हम लेके चल रहे हैं 6, 7, 8 में, ठीक है। अभी आप लोग सर ये 6, 7, 8 का क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन उसी से ये रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अगर आप 2 से 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 2 बार जाएगा, 2 दूनी आपका हो जाएगा 4, ठीक है, और ये आपका 1 शेष आएगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखना, अब ये बताना जो ये 5 है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो 5 है इसको हम बोलते हैं भाज्य, है ना, भाज्य बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, ठीक है। और जो ये 2 है इसको हम बोलते हैं, 2 को बोलते हैं भाजक, ठीक ना, या फिर डिवाइजर, ठीक है ना। जो आपका 2 है ये भागफल जो आया है इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब भागफल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, ठीक है। और जो हमारा 1 है लास्ट है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, मतलब कि शेषफल, ठीक है। ये क्लियर है, पता है सबको। अब इसमें देखना, ये आपका जो फार्मूला है ये आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले भी, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि भाज्य यहाँ पे क्या है, भाज्य यहाँ पे है 5 और बराबर भाजक क्या है, 2 है, गुणे भागफल आपका 2 है प्लस शेषफल 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जैसे भाज्य और भाजक, भाजक को हम डिवाइजर बोलेंगे, भाज्य को हम डिवाइडेंड बोलेंगे, तो हम भाज्य और भाजक दोनों डी से स्टार्ट है, तो इसको हम मान लेते हैं कि इसको हम ए से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, भाज्य को हम ए से प्रेजेंट करेंगे और भाजक को हम बी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो क्वोशिएंट जो भागफल है इसको हम स्मॉल क्यू से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर को हम स्मॉल आर से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, तो भाज्य क्या है, भाज्य आपका ए है, ए बराबर भाजक, भाजक आपका है बी गुणे भागफल क्या है, क्यू है, प्लस शेषफल क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और एक चीज़ आप ध्यान देना कि जो शेषफल होगा, जो आर का मान होगा, वह हमेशा भाजक से छोटा होगा, है ना, वो क्या होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अगर ये इसके बराबर भी आ गया तब भी इसमें भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, आर जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, ठीक है, लेकिन 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक ना, मतलब यहाँ पे जो आर का वैल्यू होगा वह या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो आपको फार्मूला मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो आपको फार्मूला मिल रहा है इसे सबसे पहले यूक्लिड जी ने दिया था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब इससे जो है रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद दोनों क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। पहला क्या दिया है, 135 और 225, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ आप लोग सिंपली 6, 7, 8 में पढ़े हैं कैसे निकालना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालना है, मतलब इस सूत्र का प्रयोग करके निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब हल में हम लिखेंगे पहले स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना, इसको 2-3 स्टेप में लगाते हैं। तो इसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा, इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में 225 आपका बड़ा है ना, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 135 और 225 में 225 क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, ऐसे लिखना होगा।
अगर 225 बड़ा है तो देखो जो बड़ा होता है उसमें भाग जाता है, जो कम होता है उससे भाग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे अतः 135 क्या है, भाजक है, जबकि 225 भाज्य है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे मान लेंगे, इस तरह से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भाग देना होगा 135 से 225 में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यह जाएगा 135, ठीक है ना, और घटाएंगे तो यह जाएगा 0 और हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, ठीक है ना, तो 90 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 225 बराबर ये आपका हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90, मतलब यही वाला फार्मूला लग रहा है ना, इसी के हिसाब से उसमें क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ पे हम फिर लिखेंगे स्टेप सेकेंड। ठीक है ना, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, जो यहाँ पे भाजक था, ठीक है ना, जो यहाँ पे भाजक था वो आपका हो जाएगा भाज्य। ठीक है, और जो यहाँ पे शेषफल है वो आपका हो जाएगा भाजक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 135 क्या हो गया आपका, भाज्य हो गया, और 90 से अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 135, एक बार जाएगा, यह जाएगा 90, और यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है ना, ये हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक है, मतलब यही वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें। ठीक है ना, और हर जैसे इसमें क्या था, इसमें जो भाजक है ना, वो अगले वाले में क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, जो इसमें शेष रहेगा वह अगले में क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप लिख लेना कि 135 नया भाज्य तथा 90 नया भाजक होगा, भाजक होगा। ठीक है, अब स्टेप थर्ड देखेंगे, स्टेप थर्ड में भी वही चीज़ लिखेंगे, है ना, यहाँ पे क्या होगा, 90 नया भाज्य जबकि 45 नया भाजक होगा। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 45 से भाग जाएगा 90 में, 2 बार जाएगा, 45 गुना 90 आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। ठीक है, और जब शेष 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे जो आपका भाजक होगा, ठीक है ना, वह उसमें जो आपका भाजक होगा वही क्या होगा, वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है ना, यही रूल है आपका युग्मविधान प्रमेयिका का कि ऐसे मतलब भाग करते जाते हैं, तब तक करेंगे, ये रूल लगाएंगे जब तक शेष 0 ना आ जाए। ठीक है, जब शेष 0 आ जाएगा उस समय जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा, 135 और 225 का मतलब जो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ होगा। यहाँ से लास्ट में लिख देंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक इसमें आपका और है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, देखिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन भी लगा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगा लेना। ठीक है, देख लेना उसमें कैसे क्या है। तो आप देखिएगा जो अगला टॉपिक आपका इसमें है वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा। तो इसका चलिए एक बार हम परिभाषा लिख देते हैं, इसका मतलब क्या ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका यही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन या फिर यह गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो पहले आपको ये समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है ना, ये आप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जाके ये पूरा समझ पाओगे। देखो भाज्य संख्या क्या होता है, मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी
मतलब कटे या फिर भाग जा सके, ठीक है ना। मतलब वे संख्याएं जिसमें एक और उस स्वयं संख्या के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से भी उसमें क्या हो, भाग जा सके, ठीक है। जैसे अगर हम 4 संख्या लें तो 4 में 1 से भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा और साथ में देखो 2 से भी भाग जा रहा है ना। ऐसे संख्याएं लेना, ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, 2 में केवल 1 और 2 से भाग जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 3 हो गया, 3 में केवल 1 और 3 से भाग जा सकता है और किसी से भाग नहीं जा सकता, मतलब पूरी तरह कटना चाहिए, ठीक है। तो वह क्या होगा, आपका जो है भाज्य संख्या होगा। और अभाज्य संख्या जो होगा मतलब कि ये जैसे जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से न कटे, ठीक है। तो अब समझते हैं हम कि ये प्रमेय क्या कह रहा है, ठीक है। प्रमेय कह रहा है कि आपका जो थियरी है कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम 10 लिखें तो 10 को हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 5 होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5, ठीक है ना। मतलब एक बार हम इसको 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। और 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1, 5 घात 1 ऐसे करके लिख दो कि भैया 10 को 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे अगर हम मान लो 20 ले लिए, है ना, तो 20 को हम कैसे लिखते हैं, 20 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 4 5 20 होता है, ठीक है। लेकिन इसको हमें ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसको हमें जो लिखना है वो इस तरह लिखना है, 2 के घात में 2 गुणे 5 के घात में 1। मतलब कि यही जो 2 है वो 2 बार नहीं लिख सकते हम, उसको एक ही बार लिखना। इसका यही मतलब है कि अद्वितीय मतलब यूनिक होता है, ठीक है ना, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो सेम इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी संख्या रहेगा, कोई भाज्य संख्या रहेगा, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इसका यही कॉन्सेप्ट है सीधा सा, ठीक है। बाकी इसमें देखिए, और अगर टॉपिक बात करें, देखो क्वेश्चन तो बहुत हैं, आप लगाना, ठीक है ना। बाकी अगर इसमें देखें तो आपका जो है जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ये वाला आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे एक और पढ़ाएंगे, 2-3 बार पढ़ा देते हैं, ये तो आ ही जाता है बच्चों को, ठीक ना। तो ये जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है इस तरह का रूप होता है, 9m या 9m+1 का रूप का होता है, ठीक है। घन पूछता है, ठीक है ना, या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग लगा के जाना है। मतलब किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए सबको लगा के जाना है, सब मिला के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें मैं सोचा कि थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसका, है ना, कुछ टॉपिक्स जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, या फिर अगर ध्यान देंगे तो उनको समझ में थोड़ा सा कम आता है, तो मैं सोचा कि उस पर हम वीडियो बना दें। और देखिए, मैं इसमें पूरा वीडियो नहीं बना सकता है ना, क्योंकि कैमरा जो है ठीक है, लेकिन इसका जो हीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। चैनल को आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।